सत्ता का लोभ और बदले की भावना कैसे एक राज परिवार को बर्बाद कर देती है, रिश्तों की मर्यादा को तार तार करती यह एक ट्रेजिक स्टोरी है। विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखी गई कहानी हैमलेट एक रिवेंज प्ले है। यह एक्शन एंड इन एक्शन पर आधारित है। आइए कहानी सुनते हैं। कुमार के दूर देश में हैमलेट नाम का एक राजा राज करता था। उसकी एक बहुत सुंदर रानी थी। राजा रानी एक दूसरे पर कुर्बान होने को तैयार रहते थे। उनके एकमात्र पुत्र का नाम कुमार हैमलेट था, जो माता की अपेक्षा पिता का ही ज़्यादा लाडला और प्यारा था। एक दिन अचानक ही महाराज हैमलेट की मृत्यु हो जाती है और उनके छोटे भाई क्लेडियस ने आंखों में आंसू भरकर बड़े खेद से प्रजा को यह खबर सुनाई कि विषधर सांप के काटने से राजा की मृत्यु हो गई है। लोग राजा को अपने पिता के समान समझते थे, इसलिए उसकी मौत पर सारी प्रजा में गहरा शोक छा गया। महाराज की मृत्यु का अगर किसी को सबसे अधिक आघात पहुंचा तो वह था कुमार हैमलेट। अभी उसकी आंखों से अपने प्रिय पिता के वियोग के आंसू भी न सूख पाए थे कि 2 महीने के थोड़े समय के बाद ही उसने एक और दुखद खबर सुनी कि उसकी माता ने दूसरा विवाह कर लिया है। विवाह भी किससे किया? स्वर्गीय महाराज के छोटे भाई क्लेडियस से। यह देखकर कुमार हैमलेट के मन पर गहरी चोट लगी तथा मारे शर्म के उसका दिल डूब मरने को चाहने लगा। एक दिन वह इसी फिक्र में बैठा सोच रहा था कि इतनी जल्दी उसकी माँ क्यों बदल गई कि अचानक उसके ध्यान में आया कि हो ना हो इस विवाह में कोई रहस्य है। हो सकता है मेरे चाचा तथा मेरी माँ ने जानबूझकर मेरे पिता की हत्या करवाई हो और झूठ मूठी प्रजा में सांप काटने का समाचार फैला दिया हो। वह बच्चों वाली चुलबुलाहट भूलकर बूढ़ों की भांति दिन रात चिंताग्रस्त रहने लगा। एक दिन महल के पहरेदारों ने उसे बताया कि उन्होंने स्वर्गीय महाराज की प्रेतात्मा को महल के सामने हाजिर होते देखा है। वह 3 दिन लगातार हाजिर होती रही और हर बार वह चुपचाप आई और बिना जवान के एक शब्द बोले चुपचाप चली भी गई। मगर उसकी चाल ढाल से यह पता चलता था कि वह किसी को ढूंढ रही है तथा कुछ बताना चाहती है। यह सुनकर कुमार हैमलेट को विश्वास हो गया कि वह उसी के पिता की भटकती आत्मा है। उसने उनसे भेंट करने का निश्चय किया तथा दूसरी ही रात को पहरेदारों के साथ उस जगह पर जा बैठा जहां उन्होंने पिछली रातों में उसके पिता की प्रेतात्मा को देखा था। जब रात का अंधकार छा गया तो एक पहरेदार ने महल के समक्ष वाले चबूतरे की तरफ इशारा करके कुमार हैमलेट के कान में धीरे से कहा, भूत। कुमार को चांद की चांदनी में साफ दिखाई दिया कि उसके पिता की छाया लगभग कुछ कदम की दूरी पर खड़ी उसी की तरफ टकटकी लगाकर देख रही है और जैसे कुछ कहना चाहती है। उसे देखकर एकदम कुमार के मुंह से निकल पड़ा, पिताजी, और वह पहरेदारों की चेतावनी की परवाह किए बिना ही अपने पिता की प्रेतात्मा की तरफ लपका। वह छाया मुंह से एक शब्द भी न बोली तथा हाथों के इशारों से उसने कुमार को ऐसे अकेले स्थान में चलने को कहा जहां कोई भी उनकी बात को ना सुन सके। कुमार निडर होकर उसी तरफ चलने लगा जिस तरफ छाया उसे ले जाना चाहती थी। जब वे एक बिल्कुल एकांत स्थान में पहुंचे तो छाया ने एक बार चारों तरफ नज़र घुमाकर देखा कि कोई उनकी बातें सुन तो नहीं रहा है और फिर कुमार की तरफ झुककर बोली, कुमार। इससे कुमार का हौसला बढ़ा तथा उसने साहस करके पूछा, पिताजी, मैं जानना चाहता हूँ कि किस बात ने आपको परलोक के खामोश वातावरण से लौटकर फिर इस दुनिया में भटकने को मजबूर किया है। आपके मन की उस अशांति तथा इस भटकने की क्या वजह है? छाया ने फुसफुसाते लहजे में कहा, मेरी रहस्यमयी हत्या। कुमार ने सहसा आवेश में आकर कहा, किस दुष्ट ने आपकी हत्या की? छाया ने बात काटकर कहा, कुमार, जोश में मत आओ, धैर्य से सुनो। अपनी मौत के दिन प्रातःकाल मैं उसी स्फूर्ति से जागा था जिससे कि रोज जागता हूँ। उठकर मैं प्रतिदिन की भांति नहाया धोया और दरबार के कार्य से निपटकर महल के उसी बाग में सुस्ताने के लिए जा लेटा जिसमें अभी मेरी तुमसे भेंट हुई थी। वहाँ के झोंकों के ठंडे स्पर्श से पल भर में मेरी आंख लग गई और मैं स्वप्न लोक में विहार करने लगा था। तभी तुम्हारा चाचा अर्थात मेरा छोटा भाई क्लेडियस
दबे पैर उस बाग में आया तथा उसने चुपके से मेरे कान में किसी विषैले तेल की सिर्फ 2 बूंद टपका दी। बूंद के कान में टपकते ही मेरी नस नस जल उठी और मेरा मन एक साथ ही 100 बार धड़क कर गतिहीन हो गया। इस तरह एक क्षण में ही उस जालिम ने मुझे अपने राज्य, अपनी पत्नी तथा अपने प्यारे पुत्र से छीनकर अंधकार की दुनिया में जहाँ धकेला, जहाँ मेरी आत्मा को गति नहीं और मेरे दिल को शांति नहीं। कुमार बोला, मैं इसका बदला लेकर रहूँगा। तो छाया ने कहा, मेरी आत्मा को भी तभी शांति मिलेगी जब मेरी हत्या का बदला पूरा होगा, मगर एक बात याद रखना कि अपनी माता के अपराधों को क्षमा करके उसे भगवान के इंसाफ पर छोड़ देना। यह कहकर महाराज की प्रेतात्मा अंतर्ध्यान हो गई। उसी पल से कुमार हेमलेट अपने चाचा से बदला लेने की फिक्र में रहने लगा। क्लेडियस के गुप्तचर हर वक्त और हर जगह उसका पीछा किया करते थे तथा छोटी से छोटी बात को क्लेडियस तक पहुंचा दिया करते थे। शक की इस 4 दीवारी से बचने के लिए कुमार को एक उपाय सूझा। वह जानबूझकर पागल बन बैठा। उसने इस तरह नाटक किया कि सबको विश्वास हो गया कि कुमार पागल हो गया है। क्लेडियस तथा रानी को भी पूरा विश्वास हो गया कि कुमार का दिमाग ठिकाने पर नहीं है। क्लेडियस ने उसकी जासूसी करना भी छोड़ दिया। उन्हीं दिनों क्लेडियस के दरबार में एक वजीर था जिसकी पुत्री ओफेलिया से कुमार प्रेम करता था। कुमार सब कहीं जाने तथा सब कुछ करने को स्वतंत्र था क्योंकि लोग उसको पागल समझते थे। उसने छिपे छिपे क्लेडियस की मौत का जाल रचना आरंभ किया। संयोगवश उन्हीं दिनों एक ड्रामा मंडली वहां आई। कुमार ने भी मंडली का एक ड्रामा देखा जिसमें एक राजा की हत्या का मंजर दिखाया गया था। उसने ड्रामा मंडली को राजभवन में एक नाटक खेलने के लिए कहा। कुमार हेमलेट ने इसी अभिप्राय से यह नाटक खिलवाया था और नाटक के शुरू में ही वह टकटकी लगाकर क्लेडियस के मुंह पर आते जाते भावों को भी भांपता रहा। नाटक जब खत्म हुआ तो रातों रात ही रानी ने कुमार को जरूरी संदेश भेजकर अपने पास बुलवा भेजा। कुमार को यह समझते देर नहीं लगी कि इसमें भी क्लेडियस की ही साजिश है। उसे माँ पर भी क्रोध आ रहा था, मगर शीघ्र ही उसे पिता की प्रेतात्मा के शब्द याद हो आए कि माता के अपराध को माफ कर देना। कुमार यह सोचकर उसी क्षण माँ से मिलने के लिए चल दिया। जिस बात का उसे पहले से ही अंदाजा था, माँ ने उसे ही कहा, कुमार, अपने पिता के लिए तुम्हारा ये व्यवहार ठीक नहीं। कुमार ने कड़क कर पूछा, किस पिता के लिए? माँ ने कहा, महाराज क्लेडियस के लिए। अब वे ही तुम्हारे पिता हैं। ये अल्फाज सुनकर कुमार की आंखों से क्रोध की चिंगारियां निकलने लगीं। कुमार को गुस्से में आया देखकर रानी को कुछ और कहने का साहस ही ना हुआ। वह वहाँ से उठकर जाने लगी। कुमार ने उसका हाथ पकड़कर उसे बैठा लिया और कहा, माँ, मैं तब तक तुम्हें जाने नहीं दूंगा जब तक तुम मेरे एक सवाल का उत्तर ना दे दो। रानी डर के मारे बचाओ बचाओ चिल्लाना शुरू करने लगी। रानी की चिल्लाहट सुनकर पर्दे के पीछे से बाहर की तरफ से भी किसी पुरुष ने बचाओ बचाओ का शोर मचाया। कुमार को लगा कि छिपकर हमारी बातें सुनने के लिए क्लेडियस ही पर्दे के पीछे बैठा होगा और अब रानी को चिल्लाते देखकर वह भी चिल्लाने लगा है। यह सोचकर कुमार रानी को कमरे के कोने में धकेलकर बिजली की फुर्ती से तलवार लेकर पर्दे की ओर झपटा। तलवार के पड़ते ही किसी के हाय कहने तथा धड़ाम से नीचे गिरने का अल्फाज सुनाई दिया। कुमार ने झटपट आगे बढ़कर देखा तो वह क्लेडियस न था, अपितु उसकी प्रियतमा ओफेलिया का पिता था, जो क्लेडियस की खुशामद करने के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर भी छुपकर कुमार की बातें सुनने के लिए आया था। कुमार के मुंह से सिर्फ इतना निकला, इस अपराध के लिए ओफेलिया मुझे कभी माफ़ न करेगी। यह कहकर कुमार रानी की तरफ बढ़ा। मारे डर के रानी की बोलती बंद हो चुकी थी और वह अचेत होकर जमीन पर गिरना ही चाहती थी कि कुमार ने अपने हाथ का सहारा देकर उससे कहा, माँ, डरो नहीं, मैं तुम्हारा पुत्र हेमलेट हूँ। सामने ही एक दीवार पर महाराज हेमलेट की फोटो टंगी थी। कुमार ने उसी ओर संकेत करके कहा, वह देखो माँ, पिताजी हमारी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हैं, मानो माँ तथा बेटे के इस मिलन पर वे भी गदगद होकर हमें गले लगा लेना चाहते हों। ये अल्फाज कुमार ने इस दर्द भरे स्वर में कहे कि रानी का मन मोम की तरह पिघल गया और उसकी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे।
कुमार ने महाराज की प्रेत आत्मा के विषय में रानी को कुछ न बताया, सिर्फ उसे क्लेदियस से होशियार रहने की चेतावनी देकर गली के अंधकार में कहीं गुम हो गया। पल पल की खबर गुप्तचरों के जरिए क्लेदियस के पास पहुंच रही थी। उसने दूसरे दिन कुमार को विदेश भेजने का इंतजाम कर लिया और बहाना बनाया कि राजपुरुष की हत्या करने के कारण प्रजा के लोग कुमार से बहुत चिढ़े हुए हैं और डेनमार्क में रहते हुए उसके प्राणों का डर है। उसने प्रातःकाल ही कुमार को अपने 2 अफसरों के साथ जहाज पर चढ़ाकर विदेश भेज दिया तथा गुप्त रूप से अफसरों को समझा दिया कि वक्त पाकर वे समुद्र में ही कुमार की हत्या कर दें। कुछ दूर जाते ही उस जहाज पर समुद्री डाकुओं ने हमला कर दिया। इसी मुठभेड़ में वे दोनों अफसर मारे गए तथा डाकुओं ने कुमार को पहचान कर उसे बड़े सम्मान के साथ वापस डेनमार्क पहुंचा दिया। जहाज के नीचे पैर रखते ही कुमार ने जो पहली खबर सुनी वह यह थी कि उसकी प्रियतमा ओफिलिया अपने पिता के वियोग को न सहन कर सकी और चल बसी है और उसकी अंत्येष्टि की क्रिया की जा रही है। कुमार पागलों की तरह भागता हुआ वहां जा पहुंचा जो ओफिलिया की अर्थी रखी थी तथा उसका भाई उसे दफनाने ही वाला था। क्लेदियस, रानी तथा दूसरे दरबारी भी वहां उपस्थित थे। उस भीड़ को चीरता हुआ कुमार अर्थी के पास पहुंचा तथा बेसुध सा होकर अर्थी पर गिर पड़ा। ओफिलिया के भाई ने देखा कि यह वही कुमार है जिसने मेरे पिता का खून किया और मेरी बहन की मृत्यु की भी वजह यही है, तो वह बदला लेने के लिए कुमार पर झपट पड़ा। यह देखकर क्लेदियस मन ही मन बड़ा खुश हुआ। उसने उस वक्त तो उन दोनों को छुड़ा दिया, किंतु बाद में उन दोनों का द्वंद्व युद्ध होना निश्चित करवा लिया। यह भी क्लेदियस का एक नीचता भरा जाल था। उसने ओफिलिया के भाई को भड़का कर उसे इस बात पर राजी कर लिया कि द्वंद्व युद्ध के नियम के मुताबिक कुमार तो नकली तलवार से लड़ने आएगा, मगर वह विष में बुझी हुई असली तलवार लेकर आए और मौका पाते ही कुमार का वध कर दे। द्वंद्व युद्ध का समय निश्चित हो गया और नगर के हजारों नागरिक इस युद्ध को देखने के लिए इकट्ठे हुए। ओफिलिया के भाई लेयर्टिस ने शुरू में जानबूझकर अपने वार खाली किए तथा कुमार अपनी जीत होती देखकर खुश होने लगा। तभी उसने अपनी विषैली तलवार से कुमार पर भयानक वार किया। कुमार अपनी ओर से संभला, मगर फिर भी तलवार की एक खुरचन उसके जिस्म पर लग गई। विष ने अपना असर दिखाना शुरू किया और कुमार की देह आग की तरह जलने लगी। यह देखकर कुमार क्रोध से पागल हो उठा और उसने अपने दुश्मन के हाथ से उसी की तलवार लेकर उसकी छाती में घुसेड़ दी। यह देखकर रानी बुरी तरह घबरा गई और उसने अपनी घबराहट मिटाने के लिए पास पड़े शरबत के प्याले को मुंह से लगा लिया। वास्तव में यह प्याला क्लेदियस ने खास रूप से कुमार के लिए तैयार करवाया था और उसमें वही विष घोला था जिसकी 2 बूंद उसने महाराज हेमलेट के कान में टपकाई थी। उसने सोचा था कि अगर दुर्भाग्यवश कुमार इस जंग से जीवित बच निकला तो उसे यह प्याला पिलाकर हमेशा के लिए अपने रास्ते के कांटे को फेंक देगा। इसी अभिप्राय से उसने वह प्याला अपने पास रखा था, मगर रानी को बताना भूल गया था। प्याले को मुंह से लगाते ही रानी के मुंह से 2 बार हाय जहर निकला और वह वहीं लुढ़क गई। कुमार ने अपनी आँखों से अपने पिता की अर्थी देखी थी तथा अब अपनी आँखों से अपने माँ को भी तड़पते उसने देखा। उसके अपने शरीर में भी विष फैल चुका था और उसे यकीन हो गया था कि अब वह कुछ क्षणों का ही मेहमान है। फिर वह अपने कुल के हत्यारे को जीता क्यों छोड़े। वह वेग की गति से क्लेदियस पर झपटा तथा वही विषैली तलवार उसने उसकी छाती में भी चबो दी। तड़पने से पहले ही क्लेदियस मरकर वहीं ढेर हो गया। उसके कुछ ही पलों के बाद कुमार ने भी प्राण छोड़ दिए, मगर तब उसके मन में इस बात की आरजू न थी कि उसने अपने पिता के हत्यारे से बदला नहीं लिया। वह उसकी आंखों के समक्ष लहू से लथपथ पड़ा धरती को चूम रहा था। इस दृश्य से कुमार के दिल को असीम शांति मिली तथा महाराज हेमलेट की भटकती आत्मा को भी बहुत शांति मिली। और इस तरह से यह ट्रेजिक स्टोरी समाप्त होती है। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।